टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने भारत पर नए और भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वो आज शाम इसका ऐलान कर भी सकते हैं। इस बीच कल व्हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपने बयान से मुकरते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने चीन समेत रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने के सवाल पर कहा कि मैंने कभी प्रतिशत नहीं कहा, लेकिन हम इस पर काफ़ी कड़ा कदम उठाएंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। कल हमारी रूस के साथ बैठक है। On your threat to impose 100% tariffs on all countries that purchase Russian energy, including China. Well, I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time, but we'll see what happens. Yep. You know, they have a meeting tomorrow. We have a meeting with Russia tomorrow. We're going to see what happens. We'll make that determination at that time. और डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत को निशाना बनाया है, जबकि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का आयात जारी रखे हुए है। जब ट्रंप से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच करूंगा। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसी बात कही है जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिर्ची लग सकती है। लूला ने कहा कि टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने के लिए ट्रंप से बात करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी बजाय वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल कर लेंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल कर लेंगे, लेकिन वो ट्रंप को कॉल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप ने बातचीत ब्राज़ील पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। लूला ने ट्रंप के इस कदम को दोनों देशों के रिश्तों का सबसे अफसोसजनक दिन बताया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति नहीं बनने के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस पहुंच गए हैं। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और रूस दोनों पर दबाव बना रहे हैं, डोभाल के सामने कूटनीतिक संतुलन बनाने की चुनौती है। अपने दौरे में वो रूसी सरकार के वरिष्ठ रणनीतिकारों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलने की उनकी संभावना है। डोभाल का ये दौरा भारत के रणनीतिक हितों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। टैरिफ और ट्रेड डील पर ट्रंप का फ्लिप फ्लॉप जारी है। ऐसे में क्या टैरिफ पर सस्पेंस कब खत्म होगा, जानने के लिए देखिए आज आवाज अड्डा। टैरिफ का वॉर आर या पार, शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर चीन में होंगे। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य झड़प के बाद पीएम मोदी का ये पहला चीन दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी 2018 में चीन गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये छठा चीन दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान का दौरा भी करेंगे। यहाँ वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री यांग यी से मुलाकात की थी। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 5.5% पर कायम है और पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि महंगाई दर अनुमान से कम बनी हुई है और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक रेपो रेट में 1% कटौती का इकोनॉमी पर पूरा असर देखा जाना भी बाकी है। The uncertainties of tariffs are still evolving. Monetary policy transmission is continuing.
the impact of the 100 basis points rate cut since February 2025 on the broader economy is still unfolding. On balance, therefore, the current macroeconomic conditions, outlook, and the uncertainties call for continuation of the policy repo rate of 5.5% and wait for further transmission of the front-loaded rate cut to the credit markets and to the broader economy. और आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार सीमित दायरे में बंद हुआ। सेंसेक्स 166 पॉइंट गिरा, निफ्टी 75 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। हालांकि उतार चढ़ाव के बाद बैंक निफ्टी में निचले स्तर से रिकवरी भी देखने को मिली। मार्केट की डिटेल बता रहे कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन आज की अगर हम बात करें तो बाजार में एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो फार्मास्यूटिकल, आईटी, रियलिटी, एफएमसीजी में एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। देखिए आज आरबीआई का जो डिसीजन था वो भी आना था, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जिसके बाद बाजार में हमें एक प्रेशर तो डेफिनेटली बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन लोअर लेवल से वापस से एक रिकवरी आई है। स्टॉक स्पेसिफिक इस टाइम पे बात कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का एक्शन हमें स्टॉक वाइज देखने को मिला है। निफ्टी में बढ़ने वाले एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंड में एक हमें स्लाइटली अपटेक देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो देखिए आईटी पैक यहां पे सबसे ज्यादा शुमार है। विप्रो 0.3% की कमजोरी, सन फार्मास्यूटिकल, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक में हमें कमजोरी का रुख देखने को मिला है। मिड कैप की बात करी जाए तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहां पे 3% के गेन, एबीएफआरएल में अगर बात करें तो करीब करीब 2% का इजाफा, एसीसी 2% और कमिंस इंडिया, इसके नंबर्स आने वाले हैं, नंबर से पहले ये तेजी देखने को मिल रही है। बात करते हैं मिड कैप के गिरने वालों की, बालकृष्ण इंडस्ट्री करीबन 6% के लॉस देखने को मिला है। कॉनकॉर यहां पे 5% का, कोफॉर्ज में 4% और सुंदरम फाइनेंस की बात करी जाए तो 3.5% की कमजोरी यहां पे भी देखने को मिली है। लेकिन आज बाजार की ओवरऑल बात करें तो रेंज बाउंड मोमेंटम बना हुआ है और इनफैक्ट कैपिटल गुड जो स्टॉक्स हैं वहां पे भी जो कमजोरी का रुख था आज के सेशन में देखा गया है। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की बाजार में अच्छी लिस्टिंग हुई है। पहले दिन ही इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल किया। इश्यू प्राइस 800 रुपये प्रति शेयर था। बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 880 रुपये प्रति शेयर पर हुई है। आईपीओ निवेशकों को 10% का लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग के बाद शेयर और ऊपर चढ़ा। NSDL भारत का पहला और सबसे बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। आईटी सेक्टर में एफआईआईज का निवेश लगातार गिर रहा है। जुलाई के फर्स्ट हाफ में 5480 करोड़ की बिकवाली के बाद एफआईआईज ने सेकेंड हाफ में 14400 करोड़ का माल बेचा है। वहीं एफएमसीजी सेक्टर में उनकी खरीदारी लौटी है। क्या है कारण और बाजार इसे कैसे देख रहा है, बता रही हैं कंचन। रिसेंटली हमने देखा है कि आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे अपमूव्स बने हुए हैं। काफ़ी सारी जो ट्रेजेक्ट्री है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते, ट्रम्प टैरिफ के चलते और रिजल्ट के चलते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिसके बाद हमने फर्स्ट हाफ में जुलाई के देखा था यहाँ पे करीबन 5,500 करोड़ की बिकवाली की गई थी। अब देखिए एफपीआई तो यहाँ पे इतने ज़्यादा बेयरिश हो गए हैं कि इन्होंने करीब करीब 12,500 करोड़ की बिकवाली कर दी है। रीजंस मैंने आपको बताए दिए हैं। अर्निंग इस टाइम पे थोड़ी सी हमें सबड्यूट देखने को मिली है और इनफैक्ट जो आगे को लेके नजरिया है, गाइडेंस आई है, वो भी कहीं ना कहीं कॉशियस आती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो जहां पे हमें फर्स्ट हाफ में एक सेलिंग देखने को मिली थी, यहां पे अब डिफेंसिव प्ले जो है वो चालू हो गया है एफपीआई की तरफ से और यहां पे जो खरीदारी का रुख है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें सेकेंड हाफ में आता हुआ दिखाई दिया। आइए एक बार सेक्टर वाइज देख लेते हैं किस तरीके का मूवमेंट है। इनफ्लो की अगर बात करी जाए सबसे पहले तो एफएमसीजी में हमें करीब करीब 2,986 करोड़ का इनफ्लो आता हुआ दिखाई दिया है सेकेंड हाफ में, जहां पे हमें इसका आधा ही करीब करीब फर्स्ट हाफ में आता हुआ दिखाई दिया था। इनफैक्ट अगर कंज्यूमर सर्विसेज की बात करी जाए तो 2,000 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। मेटल एंड माइनिंग में भी जो रौनक है वो आती हुई दिखाई दी है, करीबन 2,000 करोड़। टेलीकम्युनिकेशन का के अंदर जो एफपीआई का रुझान है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 1,190 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे आया है। केमिकल सर्विसेज में भी अच्छा रुझान है और हेल्थ केयर में भी करीबन 700 करोड़ का इनफ्लो आया है। अब बात करते हैं डेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगा है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि
IT सेक्टर जहां पे 5,500 करोड़ की बिकवाली थी, वहां पे अब बिकवाली जो है वो बढ़ के हो गई है करीबन 14,500 करोड़ की सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई। ऑयल एंड गैस में बात करी जाए तो यहाँ पे इस सेक्टर में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसके बाद यहाँ पे जो 820 करोड़ की हमने खरीदारी देखी थी फर्स्ट हाफ में, ये अब बिकवाली की तरफ इसका रुझान बन गया है और 6,770 करोड़ की बिकवाली की गई है FPI की तरफ से। ऑटोमोबाइल की तरफ बात करी जाए तो 2,425 करोड़ की बिकवाली, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड में भी जो रुझान है इस टाइम पे बेयरिश मोड में बना हुआ है। तो अगर हम बात करें इनफ्लो की तो FMCG में यहाँ पे अच्छा प्ले है, और इस टाइम पे बात करें आउटफ्लो की तो IT में अभी भी पेन है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर खींचतान चल रही है और इस बीच रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच रहा है। पिछले एक महीने में डॉलर के मुकाबले रुपए में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान होगा, देखिए असीम मनचंदा की रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे चुके हैं और इन सबके बीच रुपया लुढ़कता जा रहा है। पिछले एक महीने में रुपए में 2.6% की गिरावट देखने को मिली है। रुपया एक महीने पहले 85 रुपए पर था और अब 88 रुपए के करीब है। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर को छूने वाला है। रुपए में आई कमजोरी का फायदा एक हद तक निर्यातकों को होता है, क्योंकि निर्यात सस्ते हो जाते हैं। एक्सपोर्टर के लिए रुपये डिप्रिशिएट हो रहा हो, अगर यूएस के साथ हमारे ट्रेड अगर नीचे आता है तो और डिमांड सप्लाई डॉलर की कमी होगी, तो रुपये अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक होते लगता है। तो उस केस में हेजिंग का एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं है, लेकिन इंपोर्टर्स को उसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ रुपए में आई कमजोरी से आयातित सामान अब महंगा पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइलों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत हर साल $90 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है। इसी तरह खाद्य तेलों का भी 60% तक आयात होता है। इस लिहाज से दालें भी थोड़ी महंगी हो सकती हैं। रुपए में आई गिरावट के चलते खाने के तेल के दामों में और दाल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ साथ आपका विदेश में जाना और पढ़ाई करना भी महंगा हो सकता है। लेकिन इस बीच अगर अमेरिका और भारत के ट्रेड डील में किसी तरह की क्लैरिटी आती है तो एक गिरावट थम भी सकती है। अब भारत और अमेरिका के बीच किसी भी तरह की डील सितंबर तक ही होने का अनुमान है। इसके बाद ही रुपए में मजबूती देखने को मिल सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अमेज़ॉन ने पहल की है। अमेज़ॉन छोटे कारीगरों, दुकानदारों, बुनकरों और MSMEs के प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टल लिंक के जरिए ग्लोबल मार्केट में पहुंचाएगा। अमेज़न ग्लोबल सेलिंग इंडिया की हेड श्रीनिधि के साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने खास बातचीत की। किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमेज़ॉन के मिस्टर श्रीनिधि। श्रीनिधि, आपका CNBC आवाज में स्वागत है। जो आपने MOU किया है इस वक्त इनके साथ, FIO के साथ, और जो छोटे आर्टिजन्स वगैरह हैं, तो किस तरह की कोशिश है ये सीधे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए? किस तरह से आप एक्सपोर्ट को सीधे इंडिया से बाहर भेजने की कोशिश करेंगे? अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग जो है 2015 में हमने शुरुआत की थी इसकी, और इंस्टेंटली हमारी 10वीं सालगिरह है 2025, और अब तक हमने क्यूमुलेटिवली $13 बिलियन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में हमने ऑलरेडी अचीव किया है। और 2025 के एंड तक वन ऑफ आवर प्लेजेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो बीन दैट हम $20 बिलियन हम करेंगे, और 2030 तक $80 बिलियन करने की उम्मीद है हमारी इन क्यूमुलेटिव ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। इसके जरिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इसके जरिए हम ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स पे एजुकेशन करेंगे लोगों का, राइट, एंड वी विल improve their capabilities, we will educate them so that a lot of our exporters then can actually take their products worldwide. इसके साथ जैसे आपने कहा कैपेबिलिटी बिल्डिंग करेंगे, तो कोई फाइनेंस, कुछ इस तरह की जो आर्थिक मदद होती है, ट्रेनिंग, इस तरह की चीजों पर भी फोकस रहेगा? ट्रेनिंग पे तो काफी सारा फोकस रहेगा हमारा, बिकॉज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो अबाउट एजुकेशन, सो ट्रेनिंग पे काफी सारा फोकस रहेगा, एंड उसके जरिए हम कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे। अमेज़ॉन की कैपेबिलिटीज, FIO की रीच जो है, इन सबको कंबाइन करके वी वांट टू एनेबल आवर MSMEs in India to take their brand globally and to make a name for themselves through all of these initiatives.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का तीसरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये 2019 में शुरू हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 10 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन 3 में देश के अहम मंत्रालयों का दफ्तर होगा। कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का भी दफ्तर होगा। ये भवन हाईटेक सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कर्तव्य सिर्फ इमारत का नाम नहीं है, बल्कि करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। कर्तव्य ये सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं है, ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटा और इससे खीरगंगा नदी में सैलाब आ गया। इस घटना में अभी तक 4 लोगों की मौत हुई और 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, इससे जगह जगह सड़कें नदी में समा गई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पहाड़ से जो मलबा बहकर आया था उसे जेसीबी के जरिए हटाने का काम चल रहा है। वैकल्पिक रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। प्रशासन और बीआरओ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार पत्थर गिरने के कारण काम में दिक्कतें आ रही हैं। आपदा के कारण शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। फिलहाल किन्नर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इधर उत्तर प्रदेश इस वक्त बाढ़ और बारिश के कहर से जूझ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित है तीर्थराज प्रयागराज और वाराणसी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। घाटों और लोगों के घरों तक पानी ही पानी है। राहत बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं पेड़, कहीं सैलाब आशियाने निगल रहा है। यूपी में मानसून की ऐसी मार पड़ रही है कि जिंदगी घुटनों पर आ गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी किनारे मठ मंदिर पानी में समा चुके हैं। लोगों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। पूजा पाठ करने में परेशानी हो रही है। मां गंगा के इस खौफनाक अवतार को शांत कराने के लिए निर्वाणी अणिक अखाड़े में पूजा अर्चना और विशेष आरती की जा रही है। कई इलाकों में घुटनों से ज्यादा पानी भर गया है।
प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहां गंगा और कहां यमुना है। खेत खलियान घर सब पानी से घिरे हैं। दरिया बनी सड़कों पर नाव चल रही है। राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यूपी के कई 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 90,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाट गंगा में समा गए हैं। नावों का संचालन बंद कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार बंद हो गया है। छत पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। जालौन में 2 दिन से बारिश ने कोहराम मचा दिया है। नाले, नहर, नदियां उफान पर हैं। गलियों में करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। अमेठी में लगातार बारिश से हाल बेहाल हो गया है। शहर से लेकर गांवों की सूरत बिगड़ गई है। अमेठी में एसडीएम के सरकारी आवास में करीब 2 फीट पानी भर गया है। एसडीएम का आवास तालाब में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से एसडीएम को अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा। गाड़ी पर अपना सामान लादकर दूसरी जगह रहने के लिए रवाना हो गए हैं। अमेठी के सीईओ का सरकारी आवास भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। पेड़ गिरने से घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। बलिया में लगातार बाढ़ त्रासदी जारी है। 20 से ज्यादा पक्के मकान और 22 झोपड़ी कटान की वजह से गंगा में विलीन हो चुके हैं। गाजीपुर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। गंगा डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है। बाढ़ को देखते हुए प्रभावित इलाकों में 160 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में लालू प्रसाद ने उन्हें आरजेडी और परिवार दोनों जगह से निष्कासित कर दिया था। आज तेज प्रताप ने 5 छोटी छोटी पार्टियों के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। 2020 तक तेज प्रताप महुआ से आरजेडी के विधायक थे, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी हसनपुर ले गई। तेज प्रताप का कहना है कि वो बिहार के विकास के लिए गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे। पुराने मित्र रहे हैं और ये साथ में आगे हमसे जुड़े, तो ये अपने आप में समझिए कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का सहारा बन रहा है दुख के घड़ी में, तो ठीक है भाई, आगे बढ़ना है, मिलजुल के आगे लड़ना है। चुनाव को लेकर के और भी लोग जुड़ेंगे तो साथ रखिएगा, साथ लीजिएगा, और भी लोग जुड़ेंगे तो चुनाव में। हम तो कहा तो दिया कि आरजेडी को भी अगर गठबंधन करना तो कर ले गठबंधन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।